चल उठ बंदिया ए खून बोलदा रग रग मेरी जुनून बोलदा चल फिर लोहे सा इरादा करिए चल यार आतिशे जुबान पे रखिए जिगरे में जीत का जुनून भरिए दर्द से काफिरा प्यार करिए बन के दीवाना हौसला बुलंद कर मुश्किल सब आसान करिए जादू सारी रात खुली नींद में ख्वाब देखो लगा है जो ऐसा अभिशाप लुट फुट जाइए चल टूट फुट जाइए चल मुश्किलें करके फना लहू सा पसीना मेरा फट जाए सीना मेरा हिम्मतों से छू आसमां लुट फुट जाइए चल टूट फुट जाइए चल मुश्किलें करके फना लहू सा पसीना मेरा फट जाए सीना मेरा हिम्मतों से छू आसमां कभी झुकते नहीं मेरा नाम होगा सबकी जुबान पे गली गली कूचे कूचे पे मकान पे बैंग बैंग बाजू चले रुकते नहीं हौसले जुनूनी कभी झुकते नहीं मेरा नाम होगा सबकी हेलो 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 गली गली कूचे कूचे पे मकान पे तुमने मुझे बुलाया सीवाने बच्चों मैं आया मेरे सीए वाले बच्चों तुमने मुझे बुलाया मेरे सीए वाले बच्चों मैं आया मेरे सीए वाले बच्चों लहू सा पसीना मेरा फट जाए सीना मेरा हिम्मतों से चुलुआ हाँ जी की हाल चाल है दुख दुख बच्चा कहता मत पूछो गाबा सर हाल चाल पेपर आने वाले हैं अगले साल अभी तो 1 साल का टाइम बचा है भी पेपर कहाँ से आ रहे हैं अभी अगले साल तुम्हारे पेपर है कितने दिन बचे हैं अभी पेपर आने को तो टेंशन क्यों ले रहे हो तुमने बहुत तैयारी की है और तुम बिल्कुल टेंशन मत लो मेरा दिल जानता है कि तुम्हारे इस बार पेपर बहुत बढ़िया होने वाले हैं चाहे इंस्टीट्यूट मुश्किल से मुश्किल पेपर पूछ ले और ये तुमने मान के जाना है ठीक है ना क्योंकि तभी पेपर अच्छे होंगे अगर तुम ये मान के जाओगे कि पेपर आसान आएंगे ये आएंगे वो आएंगे तो फिर पेपर में दिक्कत आएगी आप ये मान के चलो कि अभी तक का टफेस्ट एग्जाम जो है वो जनवरी 25 होने वाला है और उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमने बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी की है और भगवान के आशीर्वाद से इस बार पेपर हमारा बहुत बढ़िया होने वाला है बस ये पर ध्यान दो आपको अपने ऊपर बिलीव करना है अपनी तैयारी पर बिलीव करना है बस और कुछ नहीं करना आपने ठीक है चलो अब इधर देखो ध्यान से वैसे तो YouTube पे मैं बहुत कुछ डाल चुका हूँ मतलब आज तक मैंने इतना YouTube पे कभी कंटेंट डाला नहीं और अभी भी सीए इंटर की फैमिली वाले बच्चे कह रहे हैं कि थंबने हमारे लिए किया ही किया है तो सारा कुछ थार लिए किया मैंने इस बार आप चेक करो आपके मॉड्यूल का सिंगल क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाया है पूरे के पूरे जीएसटी के हमने रिवीजन की है पूरा इनकम टैक्स डिटेल में रिवाइज किया 3 मैराथन मैंने यहाँ पे ली है संजीवनी बूटी की सीरीज मैंने ली है उसके बाद पक्का पास सीरीज के नाम से जिसके अंदर हमने टोटल इनकम वाले सारे क्वेश्चंस किए हैं वो हमने किए हैं और अभी भी तुम कह रहे हो किया क्या तो कोई बात नहीं अब तुम कुछ और अनाउंसमेंट सुन लो क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे तब तक आपका मैं साथ नहीं छोड़ूंगा तो आज मैं कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं आपके टैक्स के एग्जाम के लिए अब सुनो ध्यान से अनाउंसमेंट क्या क्या है अब अनाउंसमेंट क्या है उसको मैं आपको दिखाई देता हूं जी अनाउंसमेंट जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये आपके सामने अनाउंसमेंट है 2 बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं सबसे पहली 4 बैक टू बैक मैं मैराथन लेकर आ रहा हूं एक्सक्लूसिवली सीए इंटर की फैमिली के बच्चों के लिए जिनके भी जनवरी में एग्जाम है अब बच्चे ना बार बार ये कहते हैं सर हमने एमटीपी कर तो लिया आरटीपी कर तो लिया बट आप बार बार कहते हो कि कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करनी है तो आपने किया है नहीं किया मुझे नहीं पता बट अगर नहीं किया ना
तो अब मैं तुम्हें करवाने जा रहा हूं, अपने मेरे साथ करना है, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि 15 से 20 नंबर तक के क्वेश्चन जो हैं वो आईटीपी और एमटीपी के अंदर से बनते हैं। तो 4 बैक टू बैक मैराथन लेने जा रहा हूं। इस मैराथन को मिनी मैराथन का नाम लेके चलेंगे, और ये मैराथन जो होंगी वो 3 तारीख से स्टार्ट होंगी, 3 जनवरी से, और आज भी होगी, आज भी होगी। आज मैं सिर्फ अनाउंसमेंट करने के लिए नहीं आया, आज मैं एमटीपी 1, जो एमटीपी 1 है उसका इनकम टैक्स का पार्ट 1 मैं करा दूंगा। पार्ट 1 का मतलब, काफी सारे बच्चों को डाउट है सर केस स्टडी बेस एमसीक्यूज करवा दो, आपने सारा कुछ करवा दिया बट केस स्टडी बेस एमसीक्यूज नहीं हमसे हो रहे। तो एमटीपी 1 में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे, फिर बचा हुआ पोर्शन जो होंगे वो हम 3 तारीख को करेंगे, फिर जीएसटी का पोर्शन भी 3 तारीख को खत्म कर देंगे, फिर एमटीपी 2 पूरी की पूरी हम खत्म करेंगे 4 तारीख को। आरटीपी जीएसटी वाली हम कर चुके हैं, आरटीपी इनकम टैक्स वाली हमारी बैलेंस बची है, तो इनकम टैक्स वाली आरटीपी करवा दूंगा 5 तारीख को। 6 तारीख को सारी की सारी जीएसटी की अमेंडमेंट, वैसे काफी सारी अमेंडमेंट हमने क्लास में की हैं बट कुछ एडिशनल अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट ने डाली हैं, और आपको विद एग्जाम्पल करवा दूंगा, आप एग्जाम में भूलोगे नहीं। और अगर एग्जाम में 10 से 12 नंबर के अमेंडमेंट बन जाती हैं, जो मुझे उम्मीद है कि जीएसटी में से अमेंडमेंट बनने की मुझे पूरी उम्मीद है, तो वो क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करके आओगे। तो अमेंडमेंट मैं करवा दूंगा आपकी 6 तारीख को, और 7 तारीख को मैंने कुछ प्लान किया हुआ है, बट पहले 6 तारीख तक हम ये काम खत्म करके फिर 7 तारीख को मैं क्लास दूंगा। 8, 9, 10 को आप अकाउंट्स की तैयारी करोगे, 11 का आपका एग्जाम है, फिर टैक्स से पहले एक दिन पहले मैं प्री एग्जाम मैराथन लूंगा। उस दिन हम देख लेंगे हमें टॉप 50 टॉपिक या टॉप 70 टॉपिक या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करने होंगे तो उस दिन कर लेंगे। मतलब आपको मैं एग्जाम तक छोड़ के आऊंगा, उसके बाद तुम्हारे हवाले है, अब तुमने अच्छे से बस पेपर देना है, बस ये पर ध्यान दो। अब सुनो ध्यान से जी, अब 4 बैक टू बैक मैराथन मैं लेने वाला हूं। इस मैराथन का हम नाम रखेंगे मिनी मैराथन, जिसमें एमटीपी 1 पूरी कवर हो जाएगी, एमटीपी 2 पूरी कवर होगी, आरटीपी जीएसटी की हम संजीवनी बूटी वाली सीरीज में कर चुके हैं, आरटीपी इनकम टैक्स की मैं अभी आपको करवा दूंगा। फिर एक कंप्लीट अमेंडमेंट क्लास लूंगा जीएसटी की, कोई इनकम टैक्स में कोई अमेंडमेंट है नहीं है, बट अगर इनकम टैक्स में एक आधी छोटी मोटी अमेंडमेंट होगी तो वो मैं देख लूंगा, अदरवाइज मेन छोटी छोटी अमेंडमेंट जो है वो जीएसटी में। और टेंशन मत लेना, जो आपने जीएसटी पहले पढ़ा है सेम है, कुछ गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन इशू की है, कुछ गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू की है, बिल्कुल छोटे छोटे, जो मुझे उम्मीद है आपके एग्जाम में 5 से 10 नंबर के बन सकते हैं। तो उसकी एक पूरी क्लास 2 से 3 घंटे की जो भी होगी वो मैं जीएसटी की तुम्हें करवा दूंगा। फिर एग्जाम से पहले मैं प्री एग्जाम मैराथन लूंगा, और फिर तुम्हें एग्जाम देने जाना है भगवान की दया से। आपने अगर अपना बेस्ट दिया तो इस बार टैक्स का पेपर आपका अच्छा होने वाला है, और आपके दिल में ये नहीं रहेगा यार गाबा सर ने कोई कमी छोड़ दीजिए। ठीक है, बस आपने मेरा साथ देना है, आपने साथ साथ तैयारी करनी है, बस ये पर ध्यान दो, क्योंकि आपकी तरफ से कमी नहीं आनी चाहिए। मैं पूरी जान लगा रहा हूं और पूरी जान आपके एग्जाम तक लगाऊंगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलो इधर देखो ध्यान से। तो ये अनाउंसमेंट होगी, अनाउंसमेंट आपको समझ में आ गई। 4 दिन लगातार मिलने वाला हूं, 3, 4, 5, 6, 7 तारीख को भी आपसे मिलूंगा। 8 से 11 अकाउंट्स की तैयारी, फिर टैक्स के एग्जाम से पहले आपको मिलूंगा, प्री एग्जाम मैराथन लेकर आऊंगा। और अगर प्री एग्जाम मैराथन में कुछ आपको एडिशनल चाहिए, या कुछ आपको लग रहा है मेरी तरफ से कि सर ये और चीज हमें करवा दो, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बता देना, वो भी करवा दूंगा। और अगर तुम्हें लग रहा है कि 7 तारीख को केस स्टडी बेस एमसीक्यूज हमें थोड़े से और करवा दो, तो वो करवा दूंगा। जो तुम्हारा मन करे कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो करवा दूंगा। आपको आपके दिल में ये नहीं रहेगा कि गाबा सर ने कुछ छुड़वा दिया। ठीक है जी, चलो अब इधर देखो, अब आज वाली क्लास में क्या करना है। आज वाली क्लास में आप सबने मॉक टेस्ट दिया होगा, और आप सब जानते हो इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, मॉक टेस्ट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और एक बात बताऊं, इस बार तो सीएस के एग्जाम में, अभी सीएस के एग्जाम खत्म हुए, उनके एग्जाम में एमसीक्यूज में आप मान के चलो कि जो आईसीएआई एमसीक्यू इशू करता है 50% एमसीक्यूज बिल्कुल सेम आए हैं। जो मैंने उन्हें तुम्हारे वाले एमसीक्यूज करवाए थे वो उनके एग्जाम में आ गए हैं, और सेम डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर भी हुआ है। तो आपको बार बार कह रहा हूं कि अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल को ना, इसको लाइटली मत लेना। मैं आपको फर्स्ट डे से कह रहा हूं, कम से कम 3 से 4 रिवीजन मुझे इंस्टीट्यूट के मटेरियल की चाहिए, उसके मॉड्यूल की भी 4 रिवीजन चाहिए, उसकी आरटीपी की भी 2 से 3 रिवीजन चाहिए, उसके एमटीपी की भी 2 से 3 रिवीजन चाहिए, तब जाके तुम कह सकते हो कि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, और कोई मटेरियल करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी, अब आज वाली क्लास में जो आपने मॉक टेस्ट 1 दिया था, आपका मॉक टेस्ट 1 सीरीज नंबर 1 नवंबर 2024, जिस पेपर हुआ था 25 नवंबर 24 को हुआ था आपका, इसका पार्ट नंबर 1 हम डिस्कस करें। इनकम टैक्स 50 नंबर का है। इसके जो एमसीक्यूज है ना वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक एमसीक्यूज जो है वो 15 नंबर के एमसीक्यूज हैं। तो आज वाली क्लास में 15 नंबर के जो एमसीक्यूज इन्होंने पूछे हैं उसको डिस्कस करेंगे। आपको दिखाऊंगा इंस्टीट्यूट की क्वालिटी क्या है।
मतलब कितने बढ़िया बढ़िया एमसीक्यूज उन्होंने पूछे हैं। इससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पढ़ना कैसे होता है और क्वेश्चन पढ़ने में कहां गलती होती है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और इंस्टीट्यूट ने बहुत बढ़िया तरीके से उसने क्वेश्चन पूछे हैं। आपको मजा आएगा मेरे साथ क्वेश्चन करके, बस ये पर ध्यान दीजिए। चलो जी, अब बिना टाइम वेस्ट किए अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे देखना स्टार्ट करो जी। एक बार चेक करते हैं उसने क्या बोला है। उसने पहले दिया डिवीजन ए, दो डिवीजन है, डिवीजन ए एमसीक्यू का, डिवीजन बी जो डिस्क्रिप्टिव का है। डिस्क्रिप्टिव वाला हम करेंगे 3 तारीख को, आज जो हम करेंगे वो एमसीक्यूज करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बाय चूजिंग वन ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी है, सारे के सारे कंपलसरी है, इसमें तुम कुछ ऑप्शनल नहीं ले सकते जी। अब जी क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, मेरे साथ साथ पढ़ना, और क्वेश्चन पढ़ने का तरीका देखना कि क्वेश्चन पढ़ना कैसे होता है जी। ठीक है जी, मैं बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करूंगा क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं, इसी को थोड़ा बहुत चेंज करके वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लीजिए। एक बार चेक करो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है मिस्टर राजा एक इंडियन सिटीजन है, तो अंडरलाइन कर लो एक इंडियन सिटीजन है। पहली बात इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, एज उसकी 61 साल की है, मतलब 60 ईयर से ज्यादा है। हैज सेटअप हिज बिजनेस इन कनाडा, हैज सेटअप इन बिजनेस इन कनाडा मतलब आउटसाइड इंडिया, एंड इज रिजाइडिंग इन कनाडा सिंस 2009, वो 2009 से कनाडा में ही रह रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है? नॉन रेजिडेंट है, मतलब है ये नॉन रेजिडेंट बट है ये इंडियन सिटीजन का पर्सन। अभी तक तो हमें नॉन रेजिडेंट ही लग रहा है इतना पढ़ने पर। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। ही ओन ए हाउस प्रॉपर्टी इन कनाडा, इसके पास एक घर हाउस प्रॉपर्टी बाहर है, हाफ ऑफ द विच इज यूज बाय हिम फॉर रेजिडेंस एंड हाफ ऑफ गिवन ऑन रेंट कन्वर्टेड टू INR 12 लाख रुपए पर एनम। अब एक बात बताओ, आप सब जानते हो, आपको मैंने पहले भी कहा था कि हाउस प्रॉपर्टी चाहे इंडिया से बाहर हो चाहे इंडिया में हो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल होती है। बट वो इनकम इंडिया में तब टैक्सेबल कब होगी, या वो ROR वाली कैटेगरी में होगा। क्योंकि अगर ये NR बना, मुझे नहीं पता आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर ये NR बना, बाहर का रहने वाला बाहर इनकम कमाएगा तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। अच्छा, अगर ये RNOR बना, बाहर का रहने वाला बाहर इनकम कमाएगा, बट RNOR के हाथ में वो इनकम तब टैक्सेबल होती है बाहर वाली अगर कंट्रोल इंडिया में हो। तो बिजनेस तो कोई है नहीं, रेंटल इनकम है, तो RNOR के केस में भी ये टैक्सेबल नहीं होगी। अगर ये ROR बन गया, फिर ये 12 लाख रुपए की इनकम मुझे हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल करनी पड़ेगी और इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस करनी पड़ेगी। तो देखते हैं ये क्या बनेगा। अभी नहीं मुझे पता है क्या बनेगा, आगे रखे देखेंगे। अगर ये ROR बन गया तो ये भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में आ जाएगी, अगर ये ROR नहीं बना तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में नहीं आएगी। बात खत्म। आगे देखते हैं। फिर वो कह रहा है ही परचेज ए फ्लैट इन दिल्ली, उसने एक दिल्ली में फ्लैट परचेज किया, अच्छी बात है। ऑन 13 अक्टूबर 19 को ही हैज टेकन ए लोन फ्रॉम कैनरा बैंक इन इंडिया, 34 लाख रुपए का उसने लोन लिया फॉर द परचेज ऑफ दिस फ्लैट। द इंटरेस्ट ऑन द सच लोन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 3,14,000 रुपए का वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। अब अगर 3,14,000 रुपए का वो इंटरेस्ट पे कर रहा है तो 24B में इसकी डिडक्शन मिल सकती है। अब आगे रखे देखते हैं। एंड प्रिंसिपल की रीपेमेंट उसने की 80,000 रुपए की। अब जो उसने प्रिंसिपल की रीपेमेंट की 80,000 की, इसके लिए वो क्या, अच्छा प्रिंसिपल पेमेंट के लिए वो क्या क्लेम कर सकता है, वो सेक्शन 80C में डिडक्शन क्लेम कर सकता है हाउसिंग लोन की रीपेमेंट की, नोट इंटरेस्ट की, हाउसिंग लोन की रीपेमेंट की वो 80C में डिडक्शन क्लेम करेगा अगर उसने वो हाउसिंग लोन लिया हाउस के परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए। आगे देखो। मिस्टर राजा हैज गिवन दिस फ्लैट मंथली रेंट, लो इसने रेंट पे दिया सिंस अप्रैल 23, मतलब पूरे साल इसने रेंट पे दिया, रेंट 32,500 है, अच्छी बात है। अच्छा अब सोच के बोलना, लोन यूज किया लेट आउट पर्पस के लिए, तो लेट आउट पर्पस के लिए क्या, तो कोई 2 लाख रुपए की कोई 30,000 रुपए की लिमिट नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट होगा वो सारा माइनस करेंगे, याद करो हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर। तो कोई 2 लाख की लिमिट नहीं, कोई 30,000 की लिमिट नहीं, जो इंटरेस्ट होगा वो सारा माइनस करेंगे, अच्छी बात है। फिर वगैरह प्रॉपर्टी का टैक्स, मतलब म्युनिसिपल टैक्स जो है वो 40,000 रुपए के हैं, विच इज पेड बाय मिस्टर राजा, ओनर ने पे किए हैं तो माइनस करने पड़ेंगे। फिर आगे कह रहा है वेन एवर ही कम्स टू इंडिया टू मीट हिज पेरेंट्स, अब वो इंडिया में आता है अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए। मिस्टर राजा विजिटेड इंडिया फॉर 124 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। ओ भाई साहब, अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे बच्चे एक बार मेरे को सोच समझ के आंसर देना। इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन और बाहर से वो इंडिया में आ रहा है। सारे बच्चे बोल दो इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है और बाहर से वो इंडिया में आ रहा है। अब अगर बाहर से वो इंडिया में आ रहा है, अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख तक है तो 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे। अगर 15 लाख से ज्यादा है फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के तो 182 डेज वाली या 120 डेज वाली कंडीशन भी चेक करेंगे। अब आपके सामने यहां पे अगर आप चेक करें, उसने इनकम के बारे में कुछ कहा है जी,
अब उसने टोटल इनकम मुझे बताई नहीं है, उसके फॉरेन सोर्स को छोड़ के कितनी आ रही है। चलो आगे पढ़ते हैं। फिर वो कह रहा है बिफोर दैट ही विजिटेड इंडिया फॉर टोटल 366 डेज फॉर द पीरियड 1/4/19 से 31 मार्च, मतलब पिछले 4 साल में 366 दिन है और 120 डेज या उससे ज्यादा है। फिर वो कह रहा है ही हैड ए हाउस इन रांची विच वाज सोल्ड इन मई 2021 इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस ही रिसीव एरियर्स ऑफ रेंट। अब ये उसके पास एक रांची में हाउस था जो उसने बेचा था 2021 में, उसके एरियर्स मिल रहे हैं। अच्छा उसने बेच दिया, एरियर्स मिल रहे हैं उसको फरवरी 24 मतलब 23-24 में, और ये पहले टैक्सेबल नहीं हुए थे, तो क्या ये टैक्सेबल होंगे नहीं होंगे? यस होंगे। याद करो मैंने पहले भी कहा था अनरियलाइज रेंट की रिकवरी और एरियर्स ऑफ रेंट की रिकवरी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होती है, चाहे आप उसके ओनर हो या नहीं हो, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि ओनर वाले केस की एक्सेप्शन थी। उसने कहा था अगर तुम ओनर नहीं भी हो तो भी ये तुम्हारी इनकम जो होगी वो हाउस प्रॉपर्टी में होगी, बट हाँ 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें माइनस करनी पड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो जी। अब आगे देखो। फिर मिस्टर राजा सोल्ड, यहाँ पे 10,000 आपके लिस्टेड शेयर्स हैं 480 रुपए के उसने बेचे हैं, और इंडियन कंपनी, और उसने 15 सितंबर 23 को बेचे, उसने एक्वायर किए इस दिन 100 रुपए के हिसाब से, एसटीडी पे की है। तो एसटीडी पे किया, याद आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाले की बात करेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, इसकी कॉस्ट निकालने का तरीका आप सब जानते हो। कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होता है? कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होता है? एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है ना, और सेकंड में क्या था? हायर ऑफ ए एंड बी। अब ए एंड बी, फिर बी में था लोअर ऑफ, लोअर किस में से? सेल प्राइस और 31 जनवरी की एफएमई। और फिर मैंने कहा था कि अगर एफएमई एक से ज्यादा दी है तो जो हाईएस्ट एफएमई होगी वो हम लेके चलेंगे। अब देखो उसने क्या बोला, 31 जनवरी 18 की उसने एफएमई दे रखी है। अब देखो उसने वही बोला हाईएस्ट 300, एवरेज 290 और लोवेस्ट 280, तो हम हाईएस्ट लेके चलेंगे, ये प्राइस हम लेके चलेंगे। अब सेल प्राइस कितना है? सेल प्राइस अगर आप चेक करो 480, तो 480 और 300, इसमें से लेस क्या बन गया? 300, फिर 300 और ये 100 रुपए, 100 इनमें से हायर क्या बन गया? 300, तो कॉस्ट बनेगी 300 रुपए। अकॉर्डिंगली हम कैपिटल गेन निकालेंगे, इसमें इंडेक्सेशन नहीं करते 112A वाले में, क्योंकि जो कॉस्ट निकल के आती है उसी को हम माइनस करते हैं, इस वाले केस में इंडेक्सेशन का मतलब नहीं है। फिर आगे देखो री, उसने बोला मिस्टर राजा वांट्स टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ओ भाई साहब, वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में टैक्स पे करना चाहता है, सेक्शन नंबर 115BAC। तो बस उसने आपसे पूछ लिया कि बताओ इसकी इनकम कितनी निकल के आएगी। पहले तो वो कह रहा है कि इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ, इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या निकल के आएगा। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। अब यहां पे अगर मैं चेक करता हूं ना, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को। अब रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए पहली बात तो ये स्पेशल कैटेगरी में कवर है, ये नॉर्मल कैटेगरी में कवर नहीं है। इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, तो बाहर से इंडिया विजिट कर रहा है। अगर इनकम 15 लाख तक है तो 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे, अगर 15 से ऊपर है तो 182 और 120 डेज वाली कंडीशन भी चेक करेंगे। अब इसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के कितनी है? अब इसने एक तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बता रखी है, एक कैपिटल गेन की इनकम बता रखी है, इसने और कोई इनकम नहीं बता रखी। तो याद करो मैंने कहा था अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप दो चीज एज्यूम करके आओगे, बट एमसीक्यूज क्वेश्चन है। अब उसने क्या बोला? एमसीक्यूज क्वेश्चन है, और यहां पे चेक करो वो 124 डेज दे रहा है, तो हम ये एज्यूम करके आ रहे हैं कि उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के जो है वो 15 लाख से ज्यादा है। अब अगर टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के अगर 15 लाख से ज्यादा है तो सारे के सारे बच्चे बोल देना 120 डेज और मोर है, पिछले 4 साल में 365 दिन भी है, तो ये पर्सन जो है ये रेजिडेंट वाली कैटेगरी में आएगा जी। अच्छा अगर ये रेजिडेंट वाली कैटेगरी में आएगा, याद करो मैंने क्या कहा था कि अगर ये 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से रेजिडेंट बना तो मानो या ना मानो ये मानना ही पड़ेगा, ये हमेशा RNOR वाली कैटेगरी में कवर होगा, तो ये डीम्ड RNOR बनेगा। तो चेक करो ROR तो नहीं बनेगा, RNOR, तो ये वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा जी। ये पर्सन जो है ये RNOR वाली कैटेगरी में कवर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है जी। तो एक बार चेक कर लेंगे इसका आंसर इसने क्या दिया हुआ है। तो पहले का आंसर इसका आई थिंक बी निकल के आएगा, RNOR ये आंसर निकल के आएगा। फिर उसने आगे क्या बोला है? कह रहा है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बताओ। अच्छा एक बात बताओ, अब ये RNOR आ गया, सोच के बोला अगर ये RNOR है, तो अगर ये RNOR है तो सिंपल सी बात है ये 12 लाख रुपए की इनकम का तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। ये 12 लाख रुपए की इनकम का तो हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि ये RNOR है, तो RNOR के हाथ में ये इनकम टैक्सेबल तो होगी नहीं। अब अगर ये इनकम टैक्सेबल नहीं होगी तो इसको यहां से हटा दो जी, इसको यहां से हटा दो, ये 12 लाख रुपए बाहर निकल गया। अब देखो हाउस प्रॉपर्टी में कितना आया, फिर उसने रेंट दिया था 32,500, तो 32,500 मल्टीप्लाई 12, तो 32,500 मल्टीप्लाई 12 तो 3,90,000।
ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स कितने हैं इसमें, 40,000 रुपए के म्युनिसिपल टैक्स है, ये माइनस कर दो, कितना आएगा, 3,50,000। फिर 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो, तो ये बैलेंस रहेगा, माइनस करने के बाद 2,45,000। अब 3,14,000 रुपए का इंटरेस्ट है, ये रहा, जो हमें सारा का सारा माइनस करना पड़ेगा क्योंकि लेट आउट है। तो आपको नहीं लग रहा लॉस आएगा, बिल्कुल लॉस आएगा। तो 69,000 का आपका लॉस यहां पे निकल के आ जाएगा जी। तो 69,000 का लॉस निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला आगे रिकवरी हो रही है एरियस ऑफ रेंट की 2,96,000। तो 2,96,000 में से 30% की अगर मैं डिडक्शन माइनस करूंगा तो ये आपकी आ रही है 2,07,200। अच्छा, ये मेरी इनकम आ रही है। अब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस है, आपस में सेट ऑफ कर लो। 69 माइनस करूंगा तो 1,38,200 रुपए की मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आएगी। तो 1,38,200 रुपए ये निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये 1,38,200 निकल के आ रहा है जी। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? 1,38,200 मेरी यहाँ पे इनकम निकल के आ रही है जी, ठीक है जी। अच्छा, अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अब एक बार कैपिटल गेन की इनकम निकालते हैं। कैपिटल गेन की इनकम कितनी है जी? अब कैपिटल गेन की इनकम निकाल लो कितनी है। अब यहाँ पे 10,448, तो 480 पर शेयर है। 10,000 मल्टीप्लाई 480 कितना हो गया? 48 लाख। कॉस्ट आपने निकाली थी 30 लाख रुपए, 18 लाख। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ तो 15 लाख एज्यूम करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हेलो हेलो भाई साहब, ओए ओ शिमला मिर्च इधर, ओए ढोकले हेलो मेरे कलरफुल बच्चों, यहां तो 15 लाख एज्यूम करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है क्योंकि इनकम जो है वो 15 से ऊपर ही चली गई है। भाई यहाँ पे कैपिटल गेन जो है वो 18 लाख रुपए का आ रहा है, तो इनकम 15 से ऊपर है, तो 120 डेज वाली कंडीशन तो वैसे भी चेक कर सकते हैं जी। तो बात ही खत्म होगी फिर यहाँ तो यहाँ पे इनकम जो कैपिटल गेन की इनकम निकल के आ रही है, अगर मैं चेक करता हूँ 18 लाख रुपए की इनकम निकल के आ रही है। ये आंसर थे। आप देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम किया इन्होंने, मतलब बहुत बढ़िया इन्होंने क्वेश्चन की फ्रेमिंग की है। सर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं। और आपको मैंने पहले भी बोला, ये कहने को एमसीक्यूज हैं, ये होते डिस्क्रिप्टिव ही हैं। जो बच्चे कह रहे हैं ना सर एमसीक्यूज कैसे बनेंगे कैसे बनेंगे, अगर आपने टोटल इनकम वाले क्वेश्चन कर लिए ना तो उसके आगे तो कुछ भी नहीं है फिर। क्योंकि वही वही एक्चुअल में क्या कर रहे हैं इन्होंने, क्या किया इन्होंने, सारे हेड की इनकम ही तो बीच में मिक्स कर दी ना, उसके बाद इन्होंने एमसीक्यूज पूछ लिए बस। करना तो हमें पूरा क्वेश्चन सोल्व पड़ रहा है भाई। हमें रेजिडेंशियल स्टेटस भी निकालना पड़ा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी निकालनी पड़ी, कैपिटल गेन की इनकम भी निकालनी पड़ी, उसके बेस पे इसने एमसीक्यूज पूछ ली। तो कहीं ना कहीं है ये डिस्क्रिप्टिव। तो टेंशन मत लेना कि सर एमसीक्यूज कैसे बनेंगे। अगर आपने डिस्क्रिप्टिव बड़े बड़े क्वेश्चन कर रखे हैं तो उसी के बेस पर ही एमसीक्यूज बनेंगे, और ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है इसमें से कुछ पॉइंट्स तो वो एग्जाम के अंदर टच कर सकते हैं जी। तो अब एक बार थोड़ा सा चेक करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत ध्यान सुनना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कुछ बातें इसमें ऐसी हैं जो आपका दिमाग घुमाएंगी। बट अच्छी बात है कि हम पेपर से पहले कर रहे हैं ताकि पेपर में हमारा दिमाग ना घूमे जी। अब एक बार चेक करना क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 कह रहा है मिस्टर अने एज इसकी 52 साल की है। इसकी खुद की एज कितनी है? 52 साल की है। इज ए सीईओ ऑफ XYZ एंटरप्राइज लिमिटेड, एक कंपनी के सीईओ है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 ही अर्न सैलरी ऑफ 1,65,00,000 रुपए। तो सैलरी क्लास पर्सन है, पहली बात तो ये जो, मतलब बिजनेस क्लास पर्सन नहीं है, सैलरी क्लास पर्सन है। सैलरी मिल रही है 1,65,00,000 की। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी एसटीडी पेड। तो 112 कैपिटल ए के गेन आ रहे हैं 1,06,500। सेविंग का इंटरेस्ट आ रहा है इतना, ठीक है। फर्दर ही हैज प्रोवाइड द फॉलोइंग अदर इंफॉर्मेशन फॉर फाइलिंग इज रिटर्न ऑफ इनकम। अब कुछ और इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। तो इतने पैराग्राफ से क्या निकल कर आया? अरे सैलरी की इनकम 1,65,00,000 है, तो गलती से सैलरी की इनकम 1,65,00,000 मत ले लेना। हेलो भाई साहब, ओए इधर देख ध्यान से नालायक, इधर देख। 1,65,00,000 मत ले लेना, 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये तो ग्रोस सैलरी है। तो 1,64,50,000 रुपए आपकी निकल के आ रही है सैलरी की इनकम। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 1,06,500 है। बट जब इसका टैक्स निकालेंगे तो 1,00,000 माइनस कर देंगे, तो 6500 का 10% जो होगा वो टैक्स आएगा, क्योंकि 1,00,000 तक हमारा गेन एग्जम्प्ट होता है। फिर सेविंग की इनकम है यहाँ पे 4,82,778 रुपए। अब आप सब जानते हो सेविंग वाले केस में इंटरेस्ट माइनस करते हैं सेक्शन 80 TTA का, याद है 80 TTA? अब ये तुम भूल जाओगे। और
80TTB मत बोल देना, 80TTB तब होता है जब वो सीनियर सिटीजन हो, इंडिया का रेजिडेंट हो, तब 80TTB की बात होती है। तो सीनियर सिटीजन तो है ही नहीं, तो 80TTA का इंटरेस्ट माइनस करेंगे 10,000 रुपए का। तो आगे जाके देखते हैं इसको। फिर वो कह रहे हैं ही डज नॉट रिसीव एचआरए, उसको एचआरए नहीं मिला फ्रॉम एम्प्लॉयर, अच्छी बात है। मिस्टर अने टुक ए लोन फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 27 अक्टूबर 21 को फॉर रिपेयरिंग हिज हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड एट दिल्ली। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कह रहे हैं उसका एक घर दिल्ली में है जिसको वो सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए यूज कर रहा है, और उसके लिए उसने लोन लिया। अब याद करो, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में वैसे तो 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है, बट वो मिलता है परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए। अभी उसने लिया रिपेयर के लिए, तो रिपेयर वाले केस में मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलती है? 30,000 की मिलती है। जीएवी नील, म्युनिसिपल टैक्स नील, एनएवी नील, 24 नील, 24B में 30,000 का इंटरेस्ट माइनस होगा। तो देखते हैं कितना इंटरेस्ट की है। तो कह रहा है इंटरेस्ट जो है वो 80,000 है, तो भाई 80 तो माइनस करेंगे, मैक्सिमम 30,000 माइनस करेंगे, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 30,000 रुपए का लॉस निकल के आएगा हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड घर के लिए लोन है और वो रिपेयर के लिए। आगे 1.5 लाख रुपए का वो पे कर रहे हैं प्रिंसिपल। तो गलती से ये मत कह देना कि सर ये 80C में जाएगा, यही इसमें टेक्निकल पॉइंट है, ये तुम गलती करके आओगे। याद करो 80C में हाउसिंग लोन की जो डिडक्शन मिलती है हाउसिंग लोन की रिपेमेंट की, मेरे भिंडी कलर के बच्चे, मेरे बाबू, वो तब मिलती है जब लोन आपने लिया हो परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर आपने लोन लिया रिपेयर के लिए, उस लोन की रिपेमेंट कर रहे हैं, तो 80C अलाउड ही नहीं है, तो 80C यहां मिलेगा ही नहीं। तो 1.5 लाख पे गलती से 80C मत कर देना, क्योंकि बच्चा यहां पे गलती करता है सर हाउसिंग लोन का तो 80C होता है, पर वो परचेज और कंस्ट्रक्शन की बात होती है। सर काबा सर पिछले वाले केस में आपने माइनस क्यों नहीं की? भाई पिछले वाले केस में उसने टोटल इनकम पूछी नहीं ना, उसने टोटल इनकम पूछी नहीं, तो मैं डिडक्शन की बात ही क्यों करूंगा? क्या पता इसमें वो टोटल इनकम पूछ ले। आगे जाके देखते हैं, मैं अभी बता रहा हूं, बस 80C में कवर नहीं होगा ये। आगे देखो, मिस्टर अने हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द हेल्थ पॉलिसी टेकन बाय फैमिली मेंबर। अब इसने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। जब भी दिमाग में आता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो दिमाग में पॉइंट आता है सेक्शन 80D। फिर सेक्शन 80D के साथ में क्या आता है? 80D में सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और फिर पेरेंट्स भी यहां पे कवर होते हैं, पेरेंट्स भी यहां पे कवर होते हैं, और 25,000 रुपए की नॉर्मल लिमिट है। अगर सीनियर सिटीजन है तो फिर 50,000 रुपए की लिमिट है। तो मेडिकल प्रीमियम पे किया ब्रदर के लिए, तो भाई ब्रदर के लिए पे किया, ब्रदर तो उसमें आता ही नहीं ना, तो ब्रदर तो हटा ही दो, ब्रदर का 80D में नहीं मिलेगा। पेरेंट्स 17,600 ये मिलेगा, ये मिलेगा ये पूरा। अच्छा पेरेंट्स कितने साल के हैं बताया नहीं, बट क्या आपको नहीं लग रहा वो सीनियर सिटीजन होंगे? बच्चा कह रहा है गाबे के बच्चे कैसे मान लें सीनियर सिटीजन है? अरे जब तुम्हारे खुद की एज नालायकों 52 साल की है, तो पापा तुम्हारे 58 साल के होंगे क्या? पापा 5 साल के होंगे, छोटे से पापा, बिल्कुल। पापा भी तोतले होके बात कर रहे हैं, बेटे ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? तो पापा 60 साल से ऊपर के होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। मैं 52 साल का हूं, तो मैं 52 साल का, तो पापा में भी हो सकता है कि वो 70-72 साल के हों, इवन उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो ये मत कह देना कि हम एज्यूम करके आएंगे 60 से कम हो। एग्जामिनर बोलेगा बच्चा प्रैक्टिकल है, वो खुश होकर एक और अटेम्प्ट तुम्हें दे सकता है। तो यहाँ पे पापा पेरेंट जो है वो सीनियर सिटीजन है, तो 50 की लिमिट एप्लीकेबल है, बट 50 की लिमिट हमें चाहिए ही नहीं, तो ये पूरी की पूरी मिल जाएगी। फिर ये सेल्फ और वाइफ के लिए 21,000, तो ये भी 25 तक लिमिट होती है, क्योंकि 52 साल का हूं तो 25 तक की लिमिट है, 21 पूरा मिल जाएगा। ठीक है आगे देखते हैं। ही ऑल्सो इंकर्ड 6400 रुपए टूवर्ड्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिज वाइफ इन कैश। कोई बात नहीं, कैश चलता है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में कैश नहीं चलता भाई साहब, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में कैश चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाईएस्ट लिमिट कितनी है? 5,000 रुपए की है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है? 21,000 का ये है, तो 4,000 रुपए यहां तक मिलेगा, तो 25,000 रुपए की ही डिडक्शन मिल सकती है 80D में इस वाले केस में। एक बार गाबा सर आपने 4,000 रुपए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के दिया, तो 1,000 और मिल सकती है। तो पेरेंट्स की यहाँ पे लिमिट कम है, तो क्या पेरेंट्स 1,000 रुपए की क्लेम नहीं कर पाएंगे? नहीं क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किसका है? वाइफ का है। दोनों को मिला के वैसे 5,000 मिलती है, बट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप उनका होना भी तो चाहिए ना। अगर उनका होता तो 1,000 रुपए की वो लिमिट ले लेते, बट है ही वाइफ का, तो 5,000 रुपए की लिमिट है। बट मिलनी मुझे 4 है, क्योंकि 21 की मुझे वो मिल चुकी है। सर अगर मैं पूरी 5 क्लेम करूं, तो भाई 5 अगर क्लेम करेगा तो यहां 20 मिलेगी। फिर ये बात ध्यान देना, मिलनी 25 ही है। जैसे मर्जी तुम कहां यहां से पकड़ो या कहां यहां से पकड़ो, बात एक ही है। तो 80D में लिमिट कितनी मिल गई? अब 80D में 25,000 तो ये हो गए, 17,670 ये हो गए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर डिपॉजिट इन पीपीएफ, तो भैया डिपॉजिट इन पीपीएफ, तो पीपीएफ में 80C,
तो 80C में 1 लाख रुपए आ गए। ही डिपॉजिट इन 50,000 एंड 2.5 लाख रुपए टुवर्ड्स टीयर 1 और टीयर 2 एनपीएस अकाउंट। अब टीयर 1 जो एनपीएस अकाउंट है वो तो 80CCD में जाता है, वो 80CCD में जाता है, और 80CCD 1B में आप पूरे 50,000 क्लेम कर सकते हो। तो 50,000 पे मैं मान लेता हूं 80CCD 1B के अंदर आ गए। और ये जो आपका 2.5 लाख रुपए है टीयर 2, अच्छा टीयर 2 का एनपीएस याद आ रहा है 80C में आता है? अबे हाँ या ना तो बोल दो। टीयर 2 का एनपीएस जो है वो 80C के अंदर आता है, बोलो हाँ आता है। टीयर 2 का एनपीएस 80C में आता है, बट वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आता है। और ये चेक कर लो, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ये कोई कंपनी प्राइवेट है। देख लो कहां कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है वो, कितनी डीप में जाके वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहां बच्चा गलती करके आएगा, बच्चे के दिमाग में क्या होगा, सर 80C में टीयर 2, तो वो क्या करेगा, सर 80C की पूरी 1.5 लाख की लिमिट यूज होगी। भाई टीयर 2 एनपीएस आता है, बट वो ओनली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, तो टीयर 2 का एनपीएस 80C में नहीं जाएगा। अब उसने आगे फिर बोला, उसने एडवांस टैक्स पे किया, उसका टीडीएस कटा, अपना हिज ओपिनियन अमाउंट बैलेंस टैक्स उसने पे कर दिया, और वो कह रहा है शिफ्ट आउट। शिफ्ट आउट का मतलब उसने नॉर्मल स्कीम ली है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर अने अंडर चैप्टर 6 से, बताओ डिडक्शन कितनी मिलेगी। तो भाई साहब डिडक्शन कितनी मिलेगी, एक तो 25,000 रुपए की ये मिलेगी, 17,670 की ये मिलेगी, और 80C में आप मान के चलो 80C में 1 लाख की ये मिल गई, 50,000 रुपये ये 80CCD 1B मैंने क्लेम कर लिया, ठीक है, और 10,000 रुपये की आपकी सेविंग का इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। एक बार चेक करना, 25,000 प्लस में 17,670 प्लस में 1 लाख प्लस में 50,000 प्लस में 10,000, तो 2,02,670 रुपये यहाँ पे निकल के आ रहा है। 2,02,670 ये रहा, ऑप्शन डी आएगा जी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये आएगा। अच्छा अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सर 80CCD 1B की बजाय 50,000 क्या मैं 80CCD 1 में क्लेम कर सकता हूं? आप क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहां पे सैलरी का 10% और एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन विच एवर इज लेस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने 1B में इसलिए क्लेम कर ली क्योंकि वो 1.5 लाख की लिमिट से परे है, वो एक्चुअल में क्या है 1.5 लाख की लिमिट से परे है। तो अगर तुम्हें 80CCD 1 में लेके जाना है वहां ले जाओ, बट मैं 1B में लेके चला गया क्योंकि वो 1.5 लाख से परे है, उसमें कोई कलेश ही नहीं है। तो मैंने 50,000 रुपए की लिमिट वहां क्लेम कर ली है, और 1 लाख की लिमिट मैंने 80C में क्लेम कर ली है, क्योंकि 80C में ना तो ये हाउसिंग लोन की, क्योंकि ये रिपेयर वाला है तो ये भी 80C में नहीं आएगा, और ये टीयर 2 वाला भी नहीं आएगा। टीयर 2 वाला क्यों नहीं आएगा, टीयर 2 वाला इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। तो फिर 1 लाख, और ये हमारा 80D में आ गया, और बाकी हमारा 80TTA में आ गया जी, 10,000 रुपये 80TTA में आ गया। तो इसको अगर आप टोटल कर लोगे तो आपका इतना आंसर आएगा, तो ये आंसर आपका निकल के आएगा 2,02,670 पे आंसर आएगा जी। ठीक है, डन, आगे बढ़ सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कह रहा है एज्यूम दैट, ध्यान रखना, एज्यूम दैट फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन अलोन, फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन अलोन, दैट मिस्टर अने पे रेंट 65,000 पर मंथ फॉर हिज रेंटेड हाउस, अपने घर का वो 65,000 पर मंथ रेंट पे कर रहा है, एट मुंबई टू मिस्टर सी, ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, इज मिस्टर अने लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस ऑन सच रेंट, इफ सो व्हाट विल बी द रेट अमाउंट ऑफ टीडीएस। अब बताओ मेरे कुछ, रेंट के 2 सेक्शन है, अगर आपको याद आ रहा हो रेंट के ना 2 सेक्शन है, एक तो सेक्शन है मेरे ख्याल से 194I, अगर आपको याद आ रहा हो, एक तो रेंट का सेक्शन है 194I, याद है 194I किसका है, अगर 2,40,000 से ऊपर रेंट है तो वो टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है, और 10% से काटना पड़ेगा। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, याद करो नालायक को, आपको मैंने याद करवाया था टीडीएस में चीज, याद है चीज, ARIB, अगर आपको याद आ रहा हो, 194C, 194H, 194I, 194J, 194A, 194R, 194IB, इन सब में क्या है कि इंडिविजुअल और एचएफ तभी टीडीएस काटते हैं अगर वो बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल है, क्योंकि उनकी पिछले साल की टर्नओवर 50 लाख या 1 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, तब इसमें टीडीएस काटते हैं। तो 194I तो इसके ऊपर लगेगा ही नहीं। 194I क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि बिजनेसमैन तो ये है नहीं, तो बिजनेसमैन तो है नहीं, 194I लगेगा नहीं। बट याद करो एक सेक्शन और था 194IA, कि वहां पे था कोई भी इंडिविजुअल हो जिसकी टर्नओवर पिछले साल 50 लाख या 1 करोड़ से ऊपर नहीं भी है, वो बिजनेसमैन नहीं भी है, तो वो टीडीएस काट लेगा, बट उसका मंथली रेंट 50,000 पर मंथ से ज्यादा होना चाहिए।
और वो टीडीएस कब काटेगा? जो मंथ एंड है, ईयर एंड का जो मंथ एंड है वहां पर इकट्ठा टीडीएस काटेगा, पर मंथ नहीं काटेगा। अब 194 आई ए की बात करते हैं। 50,000 पर मंथ से ऊपर है, यस ऊपर है। 65,000 है, 65,000 मल्टीप्लाई 12 तो कितना आ रहा है? 7,80,000 रुपए आ रहा है। 7,80,000 रुपए का रेंट आ रहा है। अब इस पे 5% टीडीएस का रेट है तो 39,000 रुपए का टीडीएस कटेगा। और मंथ के देखो ये ना मार्च 24, बिल्कुल मंथ ईयर के एंड में, मंथ एंड में ये टीडीएस कटेगा जी। देख लो क्वेश्चन कितना बढ़िया है जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो कोई रेट ही नहीं है, ये वाला हर मंथ तो कटता ही नहीं है, और ये नॉट लाइबल ना, ये तो भी ये 194 आई ए में टीडीएस काटेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का क्लैरिटी हो रही है? थोड़ी सी, थोड़ा सा मजा आ रहा है आपको? लग रहा है कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? बस ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। बस अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे, मैं कह रहा हूं पेपर पूरा करके आना। स्टेप वाइज मार्किंग होती है। ग्रेस नंबर इंस्टीट्यूट ने पिछली बार भी सीए इंस्टीट्यूट ने दिए 15-15 नंबर की 15 मार्क्स की ग्रेस मिली टेक्स्ट के पेपर में। बस डिपेंड करता है कि आप पेपर अच्छी क्वालिटी का करके आए हो। आपने अपना बेस्ट दिया, बस ये बात ध्यान दो। आप बाहर आके ना ये नहीं बोलोगे पेपर बहुत टफ था, आप ये कहोगे सर मैंने अपना बेस्ट दिया। देखो अब आपको सीए बना रहे हैं सर, और सीए का सबसे मेन कोर एरिया ही टैक्स है, आप ये मान के चलो। ठीक है ना, तो आपको पूरी जान लगानी पड़ेगी इसके लिए। छोटे छोटे पॉइंट्स पे पूछेंगे तो दिमाग शांत रख के जाना। शांत दिमाग से पेपर पढ़ोगे तब जाके तुम सोल्व कर पाओगे। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी। अब अगले पॉइंट पर आओ। तीसरा क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर सेक्शन 234B ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस। अब 234B का इंटरेस्ट पूछ रहा है भाई साहब। पहले बताओ 234B का इंटरेस्ट। अब देखो लो कमाल की बात, देखो उसने पूछा क्या है? 234B का इंटरेस्ट। उसके लिए मुझे निकालना क्या पड़ेगा? उसके लिए मुझे पूरा टैक्स निकालना पड़ेगा पहले। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि 234B का इंटरेस्ट तब लगता है अगर आपने एडवांस टैक्स पे किया लेस देन 90% ऑफ असेस्ड टैक्स। तो पहले तो मुझे असेस्ड टैक्स निकालना पड़ेगा ना। और जब मैं असेस्ड टैक्स निकालूंगा, उसका 90% निकालूंगा, फिर चेक करूंगा कि जो मैंने एडवांस टैक्स पे किया उससे कम है ज्यादा है। अगर वो 90% से कम है तो 234B लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा जी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले असेस्ड टैक्स निकालना पड़ेगा पूरा। मतलब कमाल की बात है, उसने कहां जाके घेरा एक बच्चे को 2 नंबर के एमसीक्यूज में। कह रहा पूरी इनकम निकालो पहले और पूरा टैक्स निकाल के फिर 90% निकालो। इसलिए टैक्स का पेपर लेंदी हो जाता है। और जो बच्चे घर से प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे उनको लेंदी लगेगा ही लगेगा। अभी भी टाइम है, मैं कह रहा हूं टाइम बहुत कम है बट अभी भी टाइम है। लग जाओ सर, यही पेपर तुम्हारा ग्रुप रुकवाएगा और यही पेपर तुम्हारा ग्रुप आगे पहुंचाएगा। बस ये पर ध्यान दो। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, इधर देखो ध्यान से। अगर मैं बात करता हूं, अब अगर यहाँ पे देखो इनकम की बात करते हैं जी। अब इनकम एक बार देख लो, इनकम क्या क्या हो रही है जी। अब अगर मैं इनकम की बात करता हूं तो यहाँ पे आपकी सैलरी की इनकम आ रही है। ये रही सैलरी की इनकम है 1,64,50,000। तो 1,64,50,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,06,500। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी इनकम आ रही है आपकी? आपको दिया 482,778, 482,778। और 30,000 रुपए का आई थिंक लॉस भी है जी आपका। अगर आप चेक करोगे 30,000 रुपए का आपका लॉस भी यहाँ पे निकल के आ रहा है जी। अब एक बार चेक करना इनकम यहाँ पे कितनी आ रही है? 1,64,50,000 ये आपका हो गया जी। 1,60,50,000 हो गया। कितना आ रहा है? प्लस में 1,06,500, प्लस में 482,778, माइनस में 30,000। तो ये आ रहा है 1,7,009,278 ये आ रहा है। और डिडक्शन कितने की मिल रही है? ये डिडक्शन तो हमने निकाली थी इसमें से, तो 202 इसमें से है 202,670। तो 202,670। तो इनकम आ रही है 1,68,66,008। इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 1,68,06,610 ये इनकम आ रही है जी। अब इस पे निकाल लो टैक्स। अब उसने नॉर्मल स्कीम की बात की है और एज कितनी है इसकी? 52 साल की है, तो लेस देन 60 है। अब ये 10 लाख से कितनी ज्यादा है? तो भाई 10 लाख से जितनी ज्यादा है उसका 30% प्लस में 1,12,500। तो ये टैक्स आएगा 48,54,483। एक बार चेक करना, इतना ही आएगा जी। फिर इसमें इनकम 1 करोड़ से ऊपर है
तो 15% सरचार्ज, 15% सरचार्ज लगेगा तो आएगा 555,82,655। फिर इसमें अच्छा एमआर तो निकलेगा नहीं क्योंकि इनकम बहुत ज्यादा है, तो एमआर का तो निकालने का मतलब ही नहीं। इसमें 4% सेस जोड़ दोगे तो 4% सेस जुड़ जाएगा 58,05,962 ये निकल के आ रहा है। ये आपका टैक्स निकल के आ रहा है। अच्छा अब ये टैक्स निकल के आ रहा है, ध्यान रखना, अब ये टैक्स निकल के आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, इसमें से उसने यहाँ पे बोला है कि आपका कुछ इसने ये रहा एडवांस टैक्स पे किया, कितना एडवांस टैक्स पे किया जी, ये रहा। इसका टीडीएस पहले कटा, इसमें से टीडीएस माइनस कर दो पहले तो। अब टीडीएस माइनस कर दो 5189, तो अगर 5189 है, कहां पे गया, इसमें से 5189,000 माइनस कर दो तो बैलेंस आ गया ये आपका 61 लाख 6 लाख कितना आ रहा है, आई थिंक 6,16,967। एक बार चेक करना इतना ही आ रहा है जी, एक बार आप मेरे को चेक करके बताओ क्या इतना ही आ रहा है, मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई। एक मिनट को मैं दोबारा चेक कर लूँ यार, तो ऐसा ना हो काम खराब हो जाए और फिर बाद में दिक्कत आए। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे 61709278 इतना ही आ रहा था जी। फिर 168066 कहाँ पे गया, 168066, एक मिनट रुको, 16806610 ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे टैक्स कितना, अच्छा 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 गलती हो गई ना, इसमें भाई साहब स्पेशल इनकम भी तो है, देखा हो गया काम। अरे नालायकों, मेरे नालायकों, पंगा पड़ गया ना। देखो इसमें स्पेशल इनकम भी तो है ना, तो ये तो इनकम सही आ रही है मेरी, ये इनकम तो मेरी सही आ रही है, 16806610 तो सही है। इसके अब दो टुकड़े करने पड़ेंगे। दो टुकड़े क्यों करने पड़ेंगे, 1,06,500 तो लग कर दो, 1,06,500 लग कर दो, सॉरी सॉरी 168,06610 मैं इसमें 1,06,500 लग कर दो, और बाकी बचा 167,00110 इतना बन गया ना। अब इसमें तो 1 लाख माइनस कर दो, तो 1,06,500 में से 1 लाख माइनस किया उसका 10%, तो 650 रुपए का टैक्स बना यहाँ पे। इसका 10% निकालूंगा 650। इसमें अब लगाने हैं स्लैब रेट, इस पे अब लगाने हैं स्लैब रेट, तो 167,0110 माइनस में 10 लाख उसका 30% प्लस में 1,12,500 ठीक है, तो इसका टैक्स बना 48,22,533 रुपए। ये है ना, एक बार चेक करना, 48 लाख ये आ रहा है, उसमें इसको जोड़ देंगे 650 रुपए, तो ये आएगा 48,22,183 रुपए। इसमें अब 15% जोड़ूंगा सरचार्ज, तो इसमें 15% जोड़ूंगा तो ये आएगा 55,46,660 प्लस में 4%, तो इसका 4% करूंगा तो ये आएगा 57,68,527। एक बार चेक करना इतना ही आ रहा है, तो मेरे ख्याल से 57,68,527 मेरे ख्याल से इतना ही निकल के आ रहा है। एक मिनट रुको मैं दोबारा से रिकैलकुलेट कर लूं, ठीक है, ये इतना ही निकल के आ रहा है। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दो टीडीएस, अब इसमें से टीडीएस माइनस करो, तो टीडीएस कितना था इसका, 51,89,000, 51,89,000 का टीडीएस, तो 51,89,000 का, तो ये बैलेंस बच रहा है आपका टीडीएस माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 5,79,527। अब ये आपका असेस टैक्स है, इसका 90% निकालना कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5,21,574 रुपए। अगर आपने इतना एडवांस टैक्स पे किया है तो 234 का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसका 90% अगर आप निकालते हो, क्योंकि एडवांस टैक्स पेड लेस देन 90% ऑफ असेस टैक्स।
आप गलती से इस टैक्स का 90% मत निकाल देना, कहीं आप इसका निकाल दो, ये जो इसका निकाल दो। असेस टैक्स का निकालना ना, असेस टैक्स कैसे निकलता है, टोटल में से टीडीएस माइनस करने के बाद आ गया इसका 90%। अब चेक करो एडवांस टैक्स कितना पे किया, 5,30,000, तो 90% से ज्यादा पे किया, तो 90% से ज्यादा पे किया, उस केस में 234B का इंटरेस्ट यहां पे एप्लीकेबल होगा ही नहीं, तो नील आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा नील जी। ठीक है, इसका आंसर जो है वो नील निकल के आ रहा है, तो एक बार चेक कर लेना, आई थिंक इतना आंसर आना चाहिए इसका जी। डन। अब फटाफट से और एमसीक्यूज देखो, 6 6 12 हो गए, 12 2 14 और 1 15, ठीक है आ जाओ। अब फटाफट से आओ जी। अब कह रहा है ऑन 20/10/23 को प्रिया माइनर चाइल्ड है, उसको गिफ्ट मिल रहा है 20 लाख का फ्रॉम हर फादर फ्रेंड, ठीक है। ऑन द सेम डे अमाउंट डिपॉजिट एफडी, और वहां से उसको इंटरेस्ट आ रहा है 13,000 रुपए का, अच्छी बात है। अब किसके हाथ में इनकम टैक्सेबल होगी ये बताना है, और कह रहा है टैक्सेबल इफ बोथ पेरेंट्स आर डिफॉल्ट। अगर उसने डिफॉल्ट रिजीम लिया है तो भाई डिफॉल्ट रिजीम लिया है तो 1,500 रुपए पर चाइल्ड की एग्जामिशन तो मिलनी ही नहीं। अरे नालायको, सेक्शन 1032 जो है 1,500 रुपए लिमिट कब मिलती है, अगर अपने ऑप्शनल स्कीम नहीं हो, डिफॉल्ट वालों को मिलती नहीं है, तो पूरे के पूरे 20,13,000 रुपए ऐड हो जाएंगे उस पेरेंट्स की इनकम में जिसकी इनकम सबसे हायर होगी। तो 20,11,500 तो हटा ही दो, 20,13 प्रिया फादर नहीं, 20,11,500 नहीं, 20,13 जिसकी इनकम भी ज्यादा होगी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ, फटाफट से आओ। अब रोहित ए रेजिडेंट इंडियन हैज इंकर्ड 15,000 मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज डिपेंडेंट ब्रदर हु इज ए पर्सन ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी। ओ भाई सब याद करो, डिपेंडेंट डिसेबल, याद है डिपेंडेंट डिसेबल, सेक्शन 80 DD, और इसमें तो लिमिट फिक्स होती है, इसमें तो एक्चुअल खर्चा जो भी किया हो। नॉर्मल डिसेबल है 75, सीवियर डिसेबल है 125, अब उसने LIC में किया 20, तो 20 और 15 35 बनते हैं, बट मिलेगा एक 25। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसकी वर्थ भी 1 नंबर की थी, इसमें कुछ खास था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर फिक्स डिडक्शन मिलती है। तो अब जाके आपके ये लगा लो 15 नंबर इनकम टैक्स में अब पूरे हुए हैं, और कम से कम 40 मिनट हमारे इसी में लग गए हैं। और आप समझ पा रहे हो, 1.5 घंटे में पूरा 50 नंबर सोल्व करना है भाई, 1.5 घंटे में। तो आप देख लो टाइम की मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। और अभी ध्यान रखना, चलो शुक्र है तो MCQs थे, आगे तो प्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन है, तो स्पीड बहुत तरीके से आपकी फास्ट होनी चाहिए, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका फास्ट होना चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलो अब जाके हमारा पार्ट नंबर 1 खत्म हो गया। अब डिवीजन बी है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का, इसको भी आके हम डिस्कस करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे जब 3 तारीख को मैं आऊंगा, तो इस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। डन, इसको लॉक कर दे रही, पक्का पक्का। चलो तो ये सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, मेरी तरफ से जो बन पड़ेगा ना मैं कमी नहीं छोड़ूंगा अपनी तरफ से। आपने भी अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे लगाने हैं, क्योंकि बहुत मेहनत की हमने रेगुलर बैच के अंदर भी, त्रिशूल बैच के अंदर भी, मैराथन के अंदर भी, संजीवनी बूटी की सीरीज के अंदर भी, पक्का पास सीरीज के अंदर भी हमने बहुत मेहनत की है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो जी, तो आप इसको फटाफट से देख लो और हर बच्चे के साथ में शेयर कर दो, और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलूंगा आपको 3 तारीख से लेके 7 तारीख तक लगातार डेली बेस पर आपको मिलूंगा। अरे टाइमिंग आपको बता दूं, टाइमिंग जो मैं मिलूंगा आपको, टाइमिंग आप मान के चलो कि सुबह होगा 8:30, ठीक है जी। सुबह आपको मैं 8:30 बजे मिला करूंगा डेली, 8:30 से लेके 10:30 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। मतलब कोशिश करेंगे 2 से 2.5 घंटे में खत्म करने की, क्योंकि हमें टारगेट ये भी लेके चलना है कि ये पेपर 3 घंटे में हमें कंप्लीट करना है, तो ये 3 घंटे में हमारा भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। उस तरह से हम थोड़ी स्पीड लेके चलेंगे, ताकि तुम्हारी भी स्पीड बने और मेरी भी स्पीड बने, इसको 3 घंटे में खत्म करने की। और अगर आपने पहले MTP दे दी है तो अच्छी बात है, नहीं दी तो मेरे साथ में दे लेना बस, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। लगे रहो भैया, न्यू ईयर हमारा तब बनेगा जब हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, तो न्यू ईयर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, उनका आशीर्वाद दो, और भगवान से बस एक दुआ मांगो कि 2025 जो आने वाला है वो तुम सबके लिए बहुत बढ़िया साल हो, तुम्हारे बहुत सारे सपने उसमें पूरे हो, और मेन सबसे बड़ा सपना जो तुम एग्जाम देने जा रहे हो वो एग्जाम तुम्हारा पक्का पक्का क्लियर हो, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।